नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सदिशों के बारे में कुछ और फैक्टर्स पढ़े थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिश योग का त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, सदिशों का घटाना और एक सदिश का अदिश से गुणन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक सदिश के घटक, यानी कोई भी सदिश है तो उसके क्या क्या घटक होंगे। देखिए, बिंदु O x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। यहाँ पर हम ले बिंदु A, यहाँ पर ले बिंदु B, यहाँ पर ले बिंदु C। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम वेक्टर देखें, यहाँ से यहाँ तक तो OA वेक्टर हो गया, ये हो गया OB वेक्टर और ये हो गया OC वेक्टर। यदि इन सदिशों का यानी OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर का परिमाण 1 आ जाए, क्या आ जाए? इनका परिमाण 1 आ जाए। OA वेक्टर बराबर भी 1 हो, OB वेक्टर बराबर भी 1 हो और OC वेक्टर बराबर भी 1 हो, तो हम जानते हैं कि अगर किसी सदिश का परिमाण 1 आ जाता है तो वह सदिश क्या कहलाता है? इकाई सदिश अथवा मात्रक सदिश। तो OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर ये क्या हो गए? इकाई अथवा मात्रक सदिश हो गए। OA वेक्टर तो हो गया x की दिशा में, OB वेक्टर हो गया y की दिशा में और OC वेक्टर हो गया z की दिशा में। यहाँ पर हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे i कैप, j कैप और k कैप से। OA वेक्टर को i कैप से, यानी x की दिशा में जो वेक्टर होगा वो होगा i कैप, y की दिशा में जो वेक्टर होगा वो होगा j कैप और जो z की दिशा में वेक्टर होगा, इकाई सदिश होगा, वो क्या होगा? k कैप। एक ध्यान और रखिएगा, इकाई सदिश अथवा मात्रक सदिश को एकांक सदिश भी कहते हैं। तो i कैप, j कैप और k कैप क्या हो गए? x, y, z की दिशा में एकांक सदिश। इनका परिमाण कैसा होगा? सदैव 1 होगा। i कैप x की दिशा में, j कैप y की दिशा में और k कैप z की दिशा में। यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि यदि मॉड OA वेक्टर बराबर 1, मॉड OB वेक्टर बराबर 1 तथा मॉड OC वेक्टर बराबर 1, तो सदिश OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर जिनका परिमाण कितना है? 1, क्रमशः OX, OY व OZ के अनुदिश मात्रक सदिश हैं, जिन्हें क्रम से किससे प्रदर्शित करते हैं? i कैप, j कैप तथा k कैप। आगे देखिए, स्थिति सदिश पढ़ा हमने, किसी बिंदु P का स्थिति सदिश पढ़ा था, किससे व्यक्त कर रहे थे? OP वेक्टर से, और इसे हम R वेक्टर के बराबर भी लिखते हैं। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम इसे लिखेंगे किस प्रकार, तो आज हम वो देखेंगे हम कैसे लिखेंगे इसको। देखिए, x अक्ष की दिशा में दूरी कितनी है? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z लेके चल रहे हैं हम। एकांक सदिश कितना है? i कैप। प्लस लगाएंगे, y की दिशा में दूरी कितनी है? स्मॉल y। एकांक सदिश j कैप। z की दिशा में स्मॉल z। एकांक सदिश k कैप। तो OP वेक्टर को हम किस प्रकार लिखेंगे? OP वेक्टर को हम लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये जो x, y, z हैं ये ही सदिश के घटक कहलाते हैं। क्या है ये? x, y, z सदिश के घटक। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं R वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप। हमसे पूछा जाए कि दिए गए सदिश में घटक क्या होंगे, दिए गए सदिश के घटक क्या होंगे, तो जो i कैप का गुणांक होगा वो x हो जाएगा, तो कितना हो गया 1, j कैप का गुणांक 2, k कैप का गुणांक 3, तो घटक क्या हो गए 1 2 3। आगे देखिए, इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि हमसे कह दिया जाए कि कोई बिंदु P है, इसका स्थिति सदिश लिखिए, क्या होगा। एग्जाम्पल्स को भी नोट करते चलिएगा। हमसे कहा जाए कि इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा, चाहे OP वेक्टर लिख दें चाहे R वेक्टर लिख दें। देखिए, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 6, तो यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। समझ में आया आपको? क्या पढ़ा हमने कि हमने x अक्ष पर कोई बिंदु a लिया, y पर b लिया और z पर c लिया। OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर हो गए। यदि इनका परिमाण 1 आ जाता है, जो कि आता है, तो OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर क्या हो गए, इकाई सदिश अथवा मात्रक सदिश अथवा एकांक सदिश। और इन्हें हम व्यक्त किससे करेंगे, i कैप j कैप k कैप। फिर आगे हमने लिखा कि हम स्थिति सदिश को कैसे लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x अक्ष पर दूरी, फिर हम लिखेंगे x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। उसी प्रकार y अक्ष पर दूरी, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और उसी प्रकार z अक्ष के सापेक्ष लिखेंगे। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, या तो ये दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दिए गए सदिश के घटक बताइए। घटक क्या होंगे, x y z, यानी i कैप j कैप और k कैप के गुणांक। तो क्या हो गए 1 2 3। दूसरे किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कोई बिंदु P दे दिया जाएगा और इसका स्थिति सदिश लिखने को कहा जाएगा हमसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की हो जाएगी, z की हो जाएगी, इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे और स्थिति सदिश ज्ञात हो जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने यहाँ पर। OP वेक्टर की वैल्यू लिखी है। मॉड R वेक्टर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। कोई बिंदु P है 1 2 3, उसका स्थिति सदिश हमने यहाँ पर लिखा है। और किसी भी सदिश के घटक कौन से होते हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, जहाँ पर x y और z मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं। ये हो गए किसी भी सदिश के घटक। आगे देखिए, एक नोट डाला है मैंने, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी दो सदिश हैं वो संरेखीय कब होंगे, यानी एक रेखा में कब होंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, कोई भी दो सदिश संरेखीय कब होंगे, जब या तो वो एक ही लाइन में बने हुए हों, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, एक ही लाइन में बने हों, या फिर वो समांतर हों, तो भी वो कैसे होंगे, संरेखीय होंगे। अब हम कोई वेक्टर मान लेते हैं। हमने माना ये है ए वेक्टर, ये कोई दूसरा वेक्टर माना हमने बी वेक्टर, ठीक है, समांतर है। हमसे कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, संरेखीय हैं। दोनों की दिशा कैसी है, समान। ये भी यहाँ से इस तरफ जा रहा है और ये वाला सदिश भी यहाँ से इस तरफ जा रहा है, दिशा तो समान है। अब हम लिखें कैसे इसे, मान लीजिए हमें बी वेक्टर लिखना है, दिशा तो समान है, तो क्या वो ए वेक्टर के बराबर ही हो जाएगा, ज़रूरी थोड़ी है कि इन दोनों का परिमाण भी समान हो। तो वो परिमाण के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया लैम्डा, यानी बी वेक्टर है उसका परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का लैम्डा गुना होगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है कि उसका परिमाण है कितना, तो परिमाण का लैम्डा गुना होगा। सदिश गुणन में मैंने आपको बताया है, जब हमने सदिश का अधिश से गुना किया तो मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि चाहे लैम्डा लिख लीजिए चाहे मॉड लैम्डा लिख लीजिए, एक ही बात है।
यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना आप, मैं इस चीज़ को स्पष्ट करूँगी कि लैम्डा और मॉड लैम्डा में फ़र्क क्या है कि लैम्डा की वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, परंतु लैम्डा की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या किया हमने, दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की दिशा समान है, समांतर है ये एक दूसरे के। अब हम बी वेक्टर को ए वेक्टर के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, दिशा तो समान है, माइनस नहीं लगेगा, दिशा विपरीत होती तो माइनस लग जाता क्योंकि ऋणात्मक सदिश हो जाते, परंतु ये ज़रूरी थोड़ी है कि इन दोनों का परिमाण समान हो। तो परिमाण के लिए हमने यहाँ पर लैम्डा का गुना कर दिया कि बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर के परिमाण का लैम्डा गुना हो सकता है, कुछ भी हो सकती है लैम्डा की वैल्यू। दूसरी स्थिति लेते हैं हम, ये हमने लिया सी वेक्टर, इसकी दिशा ए वेक्टर की दिशा की क्या है, विपरीत है। अब हम सी वेक्टर को ए वेक्टर के रूप में लिखना चाह रहे हैं, माइनस लगेगा क्योंकि दिशा विपरीत है, ऋणात्मक सदिश है, परिमाण भी अलग हो सकता है, तो परिमाण के लिए हमने किसका गुणा कर दिया, लैम्डा। तो दो बिंदुओं के संरेखीय होने की कंडीशन आ गई हमारे पास कि दो बिंदु संरेखीय कब होंगे, जब या तो बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर हो या फिर सी वेक्टर बराबर माइनस लैम्डा ए वेक्टर हो। अगर हम संयुक्त रूप से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर। प्लस माइनस वाले दोनों एक साथ लिख दिए हैं मैंने, जरूरी थोड़ी यहाँ पर सी वेक्टर ही और बी वेक्टर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है हमें, दो सदिश संरेखीय कब होंगे, जब बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा ए होगा। निकला कैसे, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। क्या देखा है हमने, दो बिंदु संरेखीय कब होंगे, जब या तो वो एक ही लाइन में हो या फिर एक दूसरे के समांतर हो। और इसकी कंडीशन क्या होगी, बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर। अब हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो वेक्टर लिए हैं हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों की वैल्यू लिख दी है हमने। लिखा हमने किस रूप में है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। वेक्टर को हम इसी रूप में लिखेंगे जब हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। देखिए बी वेक्टर में ध्यान से देखिए, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या बचा ब्रैकेट में हमारे पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों सदिशों को संरेखीय सिद्ध कर रहे हैं। जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर के। यहाँ से क्या आ गया, बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर। कंडीशन क्या थी हमारी, बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ए वेक्टर को भी हम बी वेक्टर के रूप में लिख सकें या फिर बी वेक्टर को हम ए वेक्टर के रूप में लिख सकें, एक ही बात है। दोनों ही कंडीशन संरेखीय होने के लिए है। अब मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखा दिया है। लैम्डा कोई अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है, अचर राशि है। यहाँ पर लैम्डा कितना है, 2। देखिए दो सदिशों के संरेखीय होने का प्रतिबंध, यदि दो सदिश संरेखीय कब होंगे, जब ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर या बी वेक्टर बराबर प्लस माइनस लैम्डा ए वेक्टर। दोनों ही चीज़ ठीक है। इन रेखाओं को जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और नोट करते चलिएगा। अगला टॉपिक देखें अब हम। अगला है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। मैं आपको इसे ड्राइव करके भी बताऊंगी, पहले हम सिंपली देख लेते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र इस प्रकार लिखेंगे, ये बिंदु P, ये बिंदु Q, वेक्टर क्या हो गया, PQ वेक्टर। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1, z1 और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x2, y2, z2। हम क्या लिख रहे हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश। दो बिंदु हैं कौन कौन से, P और Q। तो P और Q को मिलाने वाला स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर। कैसे लिखेंगे, Q के निर्देशांकों में से P के निर्देशांक घटाते जाइए। x वाले में से x घटेगा, y वाले में से y घटेगा, z वाले में से z घटेगा। x2 में से क्या घटेगा, x1 घटेगा। दिशा दर्शानी पड़ेगी वेक्टर की, तो दिशा के लिए हमने क्या लगा दिया, आई कैप।
फिर y2 में से y1, इसकी दिशा क्या होगी जे कैप, फिर z2 में से z1, इसकी दिशा के कैप। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। अब ये तो p से q की ओर हो गया। मान लीजिए क्यू पी वेक्टर पढ़ना होगा हमें, क्यू से पी की ओर है तो क्यू पी वेक्टर होगा पी के निर्देशांक क्यू पी वेक्टर लिखेंगे हम। हमने क्या किया, जिस तरफ सदिश था, जिस तरफ जा रहा था तीर का निशान, उस वाले में से पहले वाला घटा रहे थे, यानी अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटा रहे थे। यहाँ पर अंतिम बिंदु क्या है P और प्रारंभिक बिंदु Q। तो क्या करेंगे, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाएंगे, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। ये आ गए पी क्यू वैक्टर और क्यू पी वैक्टर। मान लीजिए हमें मापांक ज्ञात करना हो, परिमाण ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले भी बताया था मैंने आपको जब ओपी वेक्टर निकाला था, अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो मॉड ओपी वेक्टर क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हो गया मॉड। मॉड तो दोनों के लिए सेम आएगा, ऐसा थोड़ी क्यूपी वेक्टर के लिए हम अलग लिखेंगे, क्योंकि जब हम दोनों राशियों को घटा के स्क्वायर करेंगे तो आना तो वो पॉजिटिव ही है, तो क्यूपी वेक्टर का मॉड लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको सूत्र ही लिखे हैं जो भी मैंने आपको समझाए। ये रेखा है, सदिश है, दिष्ट रेखाखंड है पी से क्यू की और ये है क्यू से पी की, और दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिएगा। पी क्यू वेक्टर बराबर क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और क्यू पी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y1 माइनस y2 जे प्लस z1 माइनस z2 के। और मॉड का सूत्र क्या होगा, मॉड पी क्यू वेक्टर होगा x2 माइनस x1 रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब हम ये समझते हैं कि सूत्र आया कैसे। बिंदुओं x, y, z क्या पढ़ रहे हैं हम, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाला स्थिति सदिश। तो यहाँ बिंदु P ले लिया हमने और यहाँ बिंदु Q ले लिया। P के निर्देशांक लिख दिए x1, y1, z1, Q के निर्देशांक लिख दिए x2, y2। दोनों को क्या किया, मिला दिया। इनको मिलाने वाला स्थिति सदिश पढ़ रहे हैं हम पी क्यू, P से Q की, और P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP वेक्टर। Q का स्थिति सदिश क्या होगा, OQ वेक्टर। मैंने आपको सदिश योग का नियम पढ़ाए हैं, त्रिभुज नियम पढ़ाया है, उसमें सबसे ज़्यादा काम वही आता है हमारी। अब इसमें अगर हम त्रिभुज नियम लगाएं तो देखिए OP और PQ की दिशा तो एक समान और OQ की दिशा इनके विपरीत, तो क्या आ जाएगा, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर में OQ वेक्टर। ज्ञात हमें क्या करना है, PQ वेक्टर। क्या आ जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ से OP वेक्टर बराबर क्या आएगा, निर्देशांक क्या है x1, y1, z1, घटक क्या है x1, y1, z1। तो कैसे लिखेंगे, x1i प्लस y1j
प्लस Z1K। अभी समझाइए चीज़ मैंने आपको। OQ वेक्टर क्या आएगा? X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। तो PQ वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? OQ की वैल्यू रख देते हैं X2I प्लस Y2J प्लस Z2K माइनस OP वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। अब हम लास्ट में क्या करते हैं? I वाले एक साथ, J वाले एक साथ और K वाले एक साथ। तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा? I वाले कौन कौन से हैं? X2 माइनस X1 I कैप। फिर J वाले लिख लेते हैं। इसी प्रकार K कैप वाले भी लिख देंगे। तो हमारा सूत्र निकल के आ गया जो भी मैंने आपको पढ़ाया। PQ वेक्टर बराबर X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने इसे, जो भी समझाया मैंने आपको वो पूरा लिखा हुआ है इसमें, नोट कर लीजिएगा इसे। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है समझने के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक है हमारा खंड सूत्र, यानी कोई बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो क्या सूत्र बनेगा। इसमें समझने के लिए ज़्यादा है, फॉर्मूला तो हम सब याद कर सकते हैं, पर हम समझ लेंगे तो उसमें याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बिंदुओं X, Y, Z। हम सबसे पहले क्या स्थिति लेके चल रहे हैं कि कोई बिंदु R है जो रेखाखंड PQ को, किसी सदिश PQ वेक्टर को अंतः विभाजित करता है, यानी आंतरिक रूप से काटता है। ये बिंदु ले लिया हमने P, ये बिंदु ले लिया हमने Q, इनको मिला दिया। स्थिति सदिश P का क्या हो जाएगा? OP वेक्टर, और Q का क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर। कोई बिंदु R लेंगे हम जो अंतः विभाजित करेगा, अंतः विभाजित करेगा तो रेखाखंड पर ही होगा। बिंदु P के निर्देशांक हम मान लेते हैं, निर्देशांक नहीं माने तो स्थिति सदिश लिख लेते हैं, सदिश लिख लेते हैं। इसे A वेक्टर मान लेते हैं और इसे V वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? इस बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। इस बिंदु R का स्थिति सदिश हम कैसे ज्ञात करेंगे? OR वेक्टर होगा इसका स्थिति सदिश। दिशाएं जरूर दर्शा दीजिएगा। ठीक है, कोई दो बिंदु लिए हमने P और Q, जिनके स्थिति सदिश हमने मान लिए A वेक्टर और B वेक्टर। कोई बिंदु R लिया है जो इस रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। इस बिंदु R का स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है, तो O से R को हमने मिला दिया, यानी कि OR वेक्टर हमें ज्ञात करना है। यहाँ OP वेक्टर कितना है? A वेक्टर। OQ वेक्टर कितना है? B वेक्टर। और हम मान लेते हैं, ये भी हमने माने ही थे, इसे भी मान लेते हैं कि OR वेक्टर बराबर कितना है? R वेक्टर। हम ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु R है इस रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित करता है। ये M लिया, ये N लिया। डायग्राम को साथ साथ बना लीजिएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी M और यहाँ से यहाँ तक की दूरी N। तो क्या हो जाएगा? P से R तक PR वेक्टर अपॉन R से Q तक RQ वेक्टर। तो PR वेक्टर कितना है? M, RQ वेक्टर N।
पी आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर का अनुपात कितना है, m अनुपात n। यहाँ से गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा, तो m आर क्यू वेक्टर बराबर n पी आर वेक्टर। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा है हमने, वही लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ पी आर में ओ पी और पी आर इनकी दिशा कैसी है, समान है, और ओ आर की दिशा विपरीत है। तो क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर। यहाँ से अगर हम पी आर वेक्टर निकालना चाहें तो क्या आएगा, ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर यहाँ से, और ओ पी वेक्टर की ए वेक्टर। इसी प्रकार जब आप त्रिभुज क्यू ओ आर में निकालेंगे तो आर क्यू वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। निकाल लीजिएगा इसी प्रकार सदिश योग के त्रिभुज नियम से। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। m आर क्यू वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर, n पी आर वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। गुना कर देते हैं, एम बी वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर बराबर एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। आर वेक्टर वाली संख्याओं को एक साथ ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर के साथ में एम प्लस एन और बची हुई शेष एक तरफ, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। यहाँ से आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये कब आ गया हमारे पास आर वेक्टर का फॉर्मूला, जब आर पी क्यू वेक्टर को अंतः विभाजित करता है। आर क्या है, कोई बिंदु है जिसका स्थिति सदिश हमने निकाल लिया स्मॉल आर वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी जाएगी प्रश्न में, और m अनुपात n भी दिया जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे निकला है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जब अंतः विभाजित करता है तो क्या सूत्र होगा। एक बार हम पेज में भी देख लेते हैं। जब आर पी क्यू को अंतः विभाजित करता है तो ओ पी वेक्टर बराबर ई, ओ क्यू वेक्टर बराबर बी तथा ओ आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अनुपात कितना है, m अनुपात n। वज्र गुना कर दिया, समीकरण 1 आ गया। त्रिभुज नियम लगा दिया हमने, पी आर वेक्टर और आर क्यू वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास में। दोनों वैल्यूज़ को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया और सॉल्व करके हमारे पास आ गई आर वेक्टर की वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजित करेगा तो क्या होगा। आगे हमें क्या पढ़ना है, जब आर पी क्यू को बाह्य विभाजित करेगा तो क्या सूत्र निकल के आता है। बिंदु ओ एक्स वाई जेड, बिंदु पी बिंदु क्यू, मिला दिया दोनों को। पी का स्थिति सदिश हो गया ओ पी वेक्टर, क्यू का स्थिति सदिश हो गया ओ क्यू वेक्टर। बाह्य विभाजित करेगा यानी इस रेखाखंड पे तो आएगा ही नहीं, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु आर है, यहाँ पर ये इसे विभाजित कर रहा है और आर का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर। ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है
ये आर वेक्टर है, m अनुपात n में विभाजित करेगा, जैसे अंत्य विभाजन में पढ़ा था हमने, तो उस चीज़ को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अंत्य विभाजन में हमने पढ़ा था ना कि पी आर वेक्टर अपॉन आर क्यू वेक्टर बराबर m अपॉन n। इसकी वैल्यू n है, थोड़ा सफाई से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमने m मानी है और यहाँ से यहाँ तक की n मानी है। ये बिंदु P है, ये बिंदु R है, तो ये क्या हो गया पी आर वेक्टर अपॉन Q से R तक की दूरी क्यू आर वेक्टर, कितना आ जाएगा m अपॉन n। फिर से वज्र गुना कर देते हैं हम, m क्यू आर वेक्टर बराबर n पी आर वेक्टर। फिर हमें क्यू आर वेक्टर और पी आर वेक्टर की वैल्यू तो ज्ञात होनी चाहिए, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 हम अंत्य विभाजन में दे चुके हैं, तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम वही सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिश योग के त्रिभुज नियम से सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज पी ओ आर में। क्या हो जाएगा ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर। मैं इस चित्र को दोबारा से बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये हो गया बिंदु R, ये A वेक्टर, B वेक्टर और R वेक्टर, तब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये M है, ये N है, ठीक है। देखिए आगे OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर बराबर OR वेक्टर। यहाँ से हम PR वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OR वेक्टर की वैल्यू स्मॉल r वेक्टर माइनस OP वेक्टर की वैल्यू A वेक्टर। इसी प्रकार आप ले लीजिएगा त्रिभुज QOR, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी निकालनी है हमें QR वेक्टर की। तो कैसे, वही सदिशों का त्रिभुज नियम लगेगा, OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर बराबर में OR वेक्टर। जैसे OQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर बराबर OR वेक्टर। तो यहाँ से अब QR वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी R वेक्टर माइनस B वेक्टर। इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। M QR वेक्टर की वैल्यू रखी, N PR वेक्टर की वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो ये खंड सूत्र किस स्थिति में निकल के आया, जब बिंदु R PQ को बाह्य विभाजित करता है, और किस अनुपात में विभाजित करता है, M अनुपात N में। तो दोनों सूत्र आ गए हमारे पास में, देख लीजिएगा। जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा लिखा हुआ है, इसमें नोट कर लीजिएगा। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई है कि R अगर PQ का मध्य बिंदु हो जाए, अब तक तो जरूरी थोड़ी था कि R PQ का मध्य बिंदु ही हो, वो तो उसे M अनुपात N में विभाजित कर रहा था। M और N की वैल्यू जहाँ पर कुछ भी हो सकती है, परंतु अगर R PQ का मध्य बिंदु ही हो जाए, जैसे PQ है
इसका बिल्कुल मध्य बिंदु आ जाए। अनुपात कौन सा है? m अनुपात n। तो ये वाली पोर्शन भी समान और ये वाला पोर्शन भी समान, तो m और n क्या हो जाएंगे? समान। तो अंतर्विभाजन का सूत्र क्या है हमारे पास? एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। तो n की जगह m रख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों समान है, आर पी क्यू का मध्य बिंदु है। m प्लस m कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर m और m जोड़ेंगे हम तो 2m आएगा, m कट चुका, क्या बचा? तो r वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। किस स्थिति में? जब r p q का मध्य बिंदु है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।